साथियों नमस्कार। आरएस मेंस के प्रश्न पत्र 1 की प्रथम इकाई की तीसरी उप इकाई है विश्व का इतिहास। विश्व इतिहास का ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये इस मायने में भी महत्व रखता है कि विश्व इतिहास एक उसकी लिमिट है, तो इसको हम पढ़ करके और अच्छे प्रश्न हल कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। पिछली मेंस परीक्षा में हमने देखा था कि यहाँ से सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रबोधन में हमने कल पढ़ा कि प्रबोधन का अर्थ क्या है और इनकी विचारधाराएं क्या क्या है, क्या कारण रहे, क्या पृष्ठभूमि रही और क्या विशेषताएं रही। आज हम जो महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो प्रबोधन के जो विचारक थिंकर है, थिंकर ऑफ एनलाइटनमेंट, जिनकी वजह से ये विचारधारा आई। तो हम ये प्रबोधन की विचारधारा सबसे पहले यूरोप में आई, तो यूरोप के देशों के विचारक हुए। तो हम कंट्री वाइज पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे फ्रांस के विचारक। फ्रांस के विचारक, फ्रांस के विचारकों में सबसे अग्रगण्य माने जाते हैं रूसो। रूसो का जो समय काल है वो 1712 से 1778, ये याद नहीं करना है, एक अंडरस्टैंडिंग रखनी है कि 18वीं ईस्वी या 18वीं सदी के थे रूसो। और रूसो ने मुख्य रूप से 2 किताबें लिखी। उनकी एक किताब थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी सामाजिक संविदा। सामाजिक संविदा ये एक महत्वपूर्ण पुस्तक है और इसी पुस्तक के आधार पर सामाजिक समझौते का सिद्धांत आया। सामाजिक समझौते का सिद्धांत आया कि भाई समाज के लोग आपस में मिलकर समझौता करेंगे, उससे राज्य बनेगा और राज्य लोगों के अधिकारों की रक्षा करेगा। तो जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक है, और इसमें उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात यह बताई कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, लेकिन समय के साथ वो विभिन्न प्रकार की जंजीरों से जकड़ जाता है। फिर भी वह विभिन्न प्रकार की जंजीरों में जकड़ जाता है। ये इनकी एक महत्वपूर्ण उक्ति मानी जाती है, रूसो की महत्वपूर्ण कथन माना जाता है। इस पुस्तक के रेफरेंस में उन्होंने लिखा कि मनुष्य है वो स्वतंत्र पैदा हुआ है और उसको स्वतंत्र जीवन जीना चाहिए, जीवन को सुखमय तरीके से, स्वतंत्र तरीके से जीना चाहिए। लेकिन क्या हुआ कि वर्तमान का जो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तंत्र ऐसा बना हुआ है कि वो अलग अलग प्रकार की जंजीरों में जकड़ जाता है। शासन, प्रशासन, परिवार, समाज और इस प्रकार के जंजीरों में जकड़कर अपनी स्वतंत्रता को खो देते हैं। तो रूसो के अनुसार मनुष्य को स्वतंत्र रूप से जीवन जीना चाहिए। अब दूसरी इनकी किताब है, पुस्तक है ऑन द इनइक्वलिटी ऑफ मैन, इनइक्वलिटी ऑफ मैन, ऑफ मैन, मनुष्य की असमानता पर इन्होंने लिखा कि मनुष्य है वो समान है, समान रूप से पैदा होता है तो वो समान होता है, लेकिन समय के साथ साथ उनमें असमानता आ जाती है, इनइक्वलिटी आ जाती है। और फिर मनुष्य आर्थिक, यांत्रिक विकास, तो आज मनुष्य ने बहुत सारा विकास कर लिया है। आर्थिक विकास, आप कह सकते हैं यांत्रिक या वैज्ञानिक विकास, लेकिन
इन सब के पीछे, इन सब विकास के कारण मनुष्य में असमानता आ गई है। जन्म के समय मनुष्य इक्वल होता है, लेकिन इस विकास की चकाचौंध ने, अंधाधुंध विकास ने मानव के बीच असमानता पैदा कर दी है, इनइक्वलिटी आ गई है। तो ये इन्होंने एक बहुत बड़ी पुस्तक लिखी और ये एक विचार दिया अपना। इसके बाद एक और इनका सिद्धांत है, 2 पुस्तकें लिखी इन्होंने और एक सिद्धांत दिया, जनरल विल का सिद्धांत, यानी स्वतंत्र इच्छा या स्वतंत्र चिंता, जनरल विल का सिद्धांत, जनरल विल की थ्योरी दी, यानी सामान्य इच्छा जिसको कह सकते हैं, या स्वतंत्र इच्छा, ये इन्होंने दिया। इसके अनुसार इन्होंने ये बताया कि जैसे मनुष्य प्रकृति से आया है, अपनी कुछ इच्छाएं लेके आया है, ये इच्छाएं जन्म के साथ साथ नेचर ने उसको दी है, तो इन इच्छाओं का विकास होना चाहिए, हमें इस पर इच्छाओं को थोपना नहीं चाहिए। वर्तमान युग में क्या होता है कि जैसे ये बालक, हम छोटे बालकों को लेते हैं, तो एक बालक है, धीरे धीरे वो बड़ा होता है और जैसे जैसे वो वृद्धि करता है, अगली कक्षाओं में जाता है, वो चित्रकार बनना चाहता है। ये इनकी जनरल विल है, चित्रकार, चित्र बनाना अच्छा आता है, जनरल विल है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं आज के इस आर्थिक विकास में, उनकी इच्छाओं को मारकर उनको डॉक्टर बनाना चाहते हैं। जनरल विल का विकास नहीं होना देते। तो रूसो इसके सबसे बड़े प्रबल समर्थक थे कि हर व्यक्ति की अपनी स्वतंत्र इच्छाएं होती है और उन इच्छाओं के अनुसार उस व्यक्ति का विकास होना चाहिए, उस पर किसी भी प्रकार की इच्छाओं को थोपना नहीं चाहिए। तो इसे जो मनोविज्ञान में आज हम पढ़ रहे हैं कि रुचि के अनुसार शिक्षा, रुचि के अनुसार शिक्षा, ये इसका मूल इसी में प्रबोधन के समय से ये विचार आया कि व्यक्ति में रुचि के अनुसार शिक्षा देनी चाहिए। अब दूसरा जो थिंकर है फ्रांस के, मॉन्टेस्क्यू, ये भी फ्रांस के थे, मॉन्टेस्क्यू कह दो या मॉन्टेस्क्यू कह दो, मॉन्टेस्क्यू। इनका भी 1689 टू 1755 यानी 17वीं 18वीं सदी के थे माने जाते हैं। मॉन्टेस्क्यू का सबसे बड़ा सिद्धांत था शक्तियों का पृथक्करण, शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर। पावर का सेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए, केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। पावर है उसका सेपरेशन होना चाहिए, पृथक्करण होना चाहिए। और इन्हीं बेस पर ये 3 चीजें वर्तमान में हम देखते हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। ये तीनों में अलग अलग पृथक्करण कर दिए शक्तियों का, जिससे क्या रहता है, चेक एंड बैलेंस रहता है कि किसने कहां फॉल्ट हो रहा है, कहां गड़बड़ हो रही है, एक दूसरे की ये चेक करते रहते हैं, बैलेंस बना रहता है पावर का। तो मॉन्टेस्क्यू है, इनकी एक बुक थी ऑन द स्पिरिट ऑफ लॉज, जो ज्यादातर वकील की एजुकेशन लेते हैं एलएलबी में, इस पुस्तक को पढ़ा जाता है, कानून की दृष्टि से महत्वपूर्ण पुस्तक है कि ऑन द स्पिरिट ऑफ लॉ, ऑन द स्पिरिट ऑफ लॉ, स्पिरिट ऑफ लॉज, ये इनकी एक किताब है और इनका महत्वपूर्ण सिद्धांत है शक्तियों का पृथक्करण। पूछा जा सकता है 2 मार्क्स का प्रश्न, मॉन्टेस्क्यू क्या है, तो हम लिख सकते हैं कि मॉन्टेस्क्यू प्रबोधन युग के महान, फ्रांस के महान विचारक थे जिनका महत्वपूर्ण सिद्धांत शक्तियों का पृथक्करण था और उनकी एक पुस्तक है ऑन द स्पिरिट ऑफ लॉ। अगला वोल्टेयर,
जिनसे आप सभी परिचित हैं। वोल्टेयर का एक विचार पत्रिका के संपादक के पृष्ठ पर हमेशा हमें पढ़ने को मिलता है। वोल्टेयर ये भी 1694 से 1778 में माने जाते हैं। वोल्टेयर उदारवाद के समर्थक थे। उदारवाद के जनक तो जॉन लॉक है, ये समर्थक थे। विशेष अधिकारों का विरोध, इन्होंने विशेष अधिकार थे जो राजा महाराजाओं का, उनका विरोध किया। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर इन्होंने विशेष बल दिया। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए और उनके प्रबल समर्थक थे। इनकी पुस्तक थी लुई 14वें का युग, लुई 14वें का युग, जिसमें फ्रांस के राजा लुई 14वें थे, उनका इन्होंने विरोध किया या इनके जो कुशासन थे उनको उजागर किया, राजा की आलोचना की। और उस समय ये बहुत ही बड़ी बात होती थी राजाओं की आलोचना। सभी लोग उस समय राजा के चाटुकार हुआ करते थे, राजाओं के बड़े ही हमेशा लिखते थे, राजाओं को महान बताते थे। लेकिन वोल्टेयर फ्रांस के एक ऐसे विचारक हुए जिसमें फ्रांस के जो राजा हुए थे लुई 14वें, उनकी आलोचना की। राजाओं की आलोचना करने का मतलब है सीधे मौत का सामना करना। तो ये महत्वपूर्ण है। और इन्होंने चर्च का भी पुरजोर विरोध किया। चर्च का विरोध कि चर्च वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए, ऐसी संस्थाओं को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। और इन्होंने एक महत्वपूर्ण बात ये बताई कि जो अन्याय करने वाली जितनी संस्थाएं उनको नष्ट कर दो, अन्याय करने वाली संस्थाओं को नष्ट कर दो। जैसे चर्च अन्याय कर रहा था उस समय लोगों पे, राजा महाराजा जैसे अत्याचार करते थे, तो ऐसी संस्थाओं को नष्ट कर दो। अब ये जो सबसे ज्यादा फेमस हुए वो इनका एक विचार है। हो सकता है मैं आपके विचारों से असहमत हूं, हो सकता है मैं आपके विचारों से असहमत हूं, लेकिन आपके विचार प्रकट करने की मैं रक्षा करूंगा। ये इनकी महत्वपूर्ण बात थी, जो अभिव्यक्ति की आजादी को बताता है। उस समय राजाओं के जो विरोध में बात होती थी उनको नहीं कहा जा सकता था। आज हम यदि किसी पार्टी विशेष से असहमत है तो उनके विरुद्ध बात हम कह सकते हैं, लेकिन उस समय ऐसी बातें नहीं की जा सकती थी। अब अगले विचारक आए फ्रांस के, वो आए क्यूसेनो। क्यूसेनो ने क्या कहा? क्यूसेनो ने कहा कि इनकी महत्वपूर्ण बात यही थी कि कृषि क्रांति से आर्थिक क्रांति आएगी। उसके बाद पांचवें विचारक मान सकते हैं दिद्रो। अगले हैं दिद्रो। दिद्रो ने क्या किया? 150 विद्वानों को इकट्ठा करके 150 विद्वानों के
साथ मिलकर 150 विद्वानों के साथ मिलकर एनसाइक्लोपीडिया का निर्माण किया। एनसाइक्लोपीडिया की रचना की। एनसाइक्लोपीडिया की रचना की और इसमें क्या था, संपूर्ण फ्रांसीसी जो ज्ञान है उसका संग्रह था। फ्रांस के जो संपूर्ण ज्ञान है उसका संग्रह था और इसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया। अब हम एक और ले सकते हैं, रोबेस्पियर। विद्रोह के बाद रोबेस्पियर। रोबेस्पियर ये भी फ्रांस के विचारक हुए जो 1758 से 1794। रोबेस्पियर का मुख्य योगदान क्या था, उस समय जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, फ्रांस की क्रांति में क्या हुआ था कि भाई जो राजा का विरोध हुआ, लोकतंत्र लाने की बात की गई, लेकिन लोकतंत्र को प्राप्त करने के लिए अलग अलग लोगों के पास अलग अलग मार्ग थे, अलग अलग विचारधाराएं थी। तो उस समय फ्रांस में दो विचारधारा मुख्य थी। एक विचारधारा थी जिसका नाम था जैकोबिन क्लब बना, जैकोबिन क्लब, और दूसरा था वो था गिरोडिक्स। तो जो ये रोबेस्पियर थे इनका संबंध जैकोबिन क्लब से था। जैकोबिन क्लब रोबेस्पियरियन इनसे संबंधित थे। रोबेस्पियर इनका संबंध जैकोबिन क्लब से था। अब ये कैसे चाहते थे, कैसा फ्रांस चाहते थे क्रांति के बाद कि भाई ये सार्वभौमिक मताधिकार होना चाहिए। सार्वभौमिक मताधिकार यानी सबको मत का अधिकार होना चाहिए, जिसमें जाति, लिंग, भाषा, क्षेत्र किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। धार्मिक सहिष्णुता होनी चाहिए, धार्मिक सहिष्णुता। फिर दास प्रथा का अंत होना चाहिए, दास प्रथा का अंत होना चाहिए। और इन्होंने बताई कि जन कल्याण आधारित राज्य होना चाहिए, जन कल्याण आधारित राज्य। लेकिन इनमें एक कमी थी, इसमें रोबेस्पियर, ये तो सारे इनमें गुण थे। और इन्होंने क्या किया, 1792 में वहां फ्रांस के राजा थे लुई 16वें, इनकी हत्या कर ली और खुद प्रशासन अपने हाथ में ले लिया। खुद हाथ में लेने के बाद इन्होंने ये सब चीजें वहां लागू की, जन कल्याणकारी राज्य बनाया। लेकिन इनमें एक कमी ये थी कि इनका जो भी विरोध करता था या जो भी बातें जिनसे ये असहमत थे उनको गिलोटिन के माध्यम से मरवा देते थे, कटवा देते थे गिलोटिन से। रोबेस्पियर, इन्होंने जो गिलोटिक्स विचारधारा के लोग थे, जो भी लोकतंत्र के समर्थक थे, उनके भी कई नेताओं को गिलोटिन से रोबेस्पियर ने मरवा दिया। और 1792 से 94 तक, 1792 से 94 2 साल इन्होंने शासन किया और अंत में जैसी करनी वैसी भरनी, इन्होंने कई लोगों को मरवाया। तो 1994 में इनको भी गिलोटिन से हत्या कर दी गई। तो ये थे रोबेस्पियर। कुछ समय के लिए इन्होंने वहां लोकतंत्र तरीके से शासन किया। अब ये तो थे फ्रांस के विचारक, प्रबोधनकालीन फ्रांस के विचारक। अब हम अगला विचारक लेते हैं, वो आते हैं इंग्लैंड के विचारक। इंग्लैंड के विचारक, इंग्लैंड के विचारकों में नंबर 1 थे, वो थे जॉन लॉक। इनका समय 1632 टू
1704 तक, यानी ये भी 17वीं सदी के थे। प्रबोधन काल 17वीं और 18वीं, 2 सदियों में चला था विचार। तो ये 17वीं सदी की ओवरऑल हम मान सकते हैं। अब इन्होंने क्या किया, हमने पढ़ा था ज्ञान मीमांसा एक दर्शन आया था, जिनमें जॉन लॉक ने 2 विचारधाराएं आई कि भाई ज्ञान प्राप्त करने के उचित मार्ग क्या हो सकते हैं। तो एक ने कहा कि बुद्धिवाद और दूसरे ने कहा अनुभववाद। बुद्धिवाद के लोग क्या कहते थे कि बुद्धि जन्मजात होती है, जिनमें डेकार्ट मुख्य रूप से थे, और आगे हम अनुभव से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन जॉन लॉक ने कहा, अनुभववाद का सिद्धांत दिया कि भाई व्यक्ति है वो अनुभवों से सीखता है। जन्म के समय बच्चा है, बच्चे का मस्तिष्क एक कोरे कागज की तरह होता है, कोई स्लेट की तरह होता है, और जीवन भर वो अनुभवों से उसमें लिखता रहता है, सीखता रहता है। तो अनुभववाद का सिद्धांत दिया महत्वपूर्ण जॉन लॉक, और इनको उदारवाद का जनक माना जाता है। उदारवाद का जनक जॉन लॉक। और इनकी पुस्तक थी, किताब थी, पुस्तक होती 2 टेरिटेजेस ऑफ गवर्नमेंट सरकार। ये इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक थी, जिसमें इन्होंने नागरिक स्वतंत्रता की बात की। नागरिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, सामाजिक समझौते पर आधारित राज्य बनना चाहिए, सामाजिक समझौते आधारित राज्य। ये इस पुस्तक में 2 टेरिटरीज ऑफ गवर्नमेंट बुक में इन्होंने इस बात का विचार किया, और इनके विचारों के आधार पर आधुनिक जो यूरोप है उनमें ये जो बातें हैं उनको यथार्थ रूप में लाया गया। और विधि का शासन इन्होंने बताया, विधि का शासन जो इंग्लैंड वगैरह में चलता। अब दूसरा आता है टॉमस हॉब्स। ये भी इंग्लैंड के थे, हॉब्स, टॉमस हॉब्स। टॉमस हॉब्स ने क्या किया, टॉमस हॉब्स भी 1558 से 1620 तक इनका कार्यकाल था, जीवन काल था। तो टॉमस हॉब्स ने भी सामाजिक समझौते आधारित राज्य की बात की, लेकिन इन्होंने एक बात इन्होंने जो की, जिनको जॉन लॉक ने सुधारा, सामाजिक समझौते आधारित राज्य, निरंकुश राज्य। इन्होंने कहा राज्य पर कोई अंकुश मत रखो, राज्य को निरंकुश छोड़ दो, वो अपने आप प्रजा की सेवा करेगा और लोगों की हितों की रक्षा करेगा। निरंकुश शासन, जिसको जॉन लॉक ने मना किया कि भाई यदि आप एक ऐसा राज्य का निर्माण कर रहे हैं और उसको निरंकुश बना देंगे तो वो तो राजा की तरह लोगों के साथ अन्याय करेंगे। तो इनमें इन्होंने जो ये बात कही, ये गलती कर गए। और इसके बाद इन्होंने कहा कि यदि राज्य को निरंकुश नहीं बनाया गया तो मानव स्वार्थी होता है, जिनको नियंत्रण करना मुश्किल होता है। अब तीसरे जो थे वो थे एडम स्मिथ। एडम स्मिथ, ये एक महत्वपूर्ण इनका कार्यकाल मान सकते हैं 1723 टू 1790। ये भी 18वीं सदी के थे। एडम स्मिथ एक आर्थिक विचारक थे। इनको अर्थशास्त्र में पढ़ा जाता है। इनकी कई आर्थिक विचार हैं, वो आज की अर्थशास्त्र के लिए महत्वपूर्ण है। इनकी एक महत्वपूर्ण सिद्धांत भी था, वो था, इनकी एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम है वेल्थ ऑफ द नेशन। वेल्थ ऑफ द नेशन।
और इन्होंने अदृश्य हाथ का सिद्धांत दिया था। अदृश्य हाथ ये अर्थशास्त्र में सिद्धांत दिया था। इन्होंने कहा कि भाई राज्य को मुक्त व्यापार की नीति अपनानी चाहिए। मुक्त व्यापार जिसमें जो उत्पादन होगा, उत्पादन का निजी स्वामित्व होना चाहिए, राज्य का स्वामित्व नहीं। कोई भी व्यक्ति व्यापार करे, व्यापार करने के बाद जो वस्तु बनाए, वस्तु का उत्पादन करें, उस पर निजी स्वामित्व होना चाहिए। यह है मुक्त व्यापार और इससे फायदा होगा। उस सिद्धांत को इन्होंने अदृश्य हाथ का सिद्धांत दिया। अदृश्य हाथ के सिद्धांत का मतलब यह हुआ कि पहले क्या हुआ करता था, पहले व्यापार करने का काम केवल राज्य करता था या राजा करता था। राजा पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता था। राजा अपनी मन मर्जी से व्यापार करता था। लेकिन इन्होंने कहा कि यदि मुक्त व्यापार को आप अपनाएंगे तो फायदे होंगे, अदृश्य फायदे होंगे। अदृश्य फायदे या अदृश्य लाभ क्या होगा कि जैसे एक व्यक्ति है, वो पूंजी लगाएगा, पैसे लगाएगा। पैसे लगाने से क्या, वो लगाएगा तो अपने स्वार्थ के लिए, अपने मुनाफे के लिए। लेकिन वो कोई भी प्रोडक्ट करेगा, जैसे एक व्यक्ति मोबाइल बनाने की, मोबाइल की कंपनी में अपने पैसे इन्वेस्ट करता है, जैसे या नेटवर्क में जैसे जियो है, इसमें अपने इन्वेस्ट किया, बहुत सारी पूंजी को इन्वेस्ट किया गया। तो इससे फायदा क्या हुआ कि अलग अलग शहरों में अलग अलग इनको ऑफिस बनाने पड़े, कार्यालय बनाने पड़े। उस कार्यालय से क्या फायदा हुआ, वहां लोगों को रोजगार मिला, नौकरी मिली, वहां लोगों को रोजगार मिला। और क्या होता है कि जब मुक्त व्यापार नीति होती है तो प्रत्येक व्यक्ति व्यापार करता है तो उसमें कंपटीशन होता है, प्रतिस्पर्धा होती है। और प्रतिस्पर्धा होने से क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्ति चाहता है अच्छा से अच्छा उत्पादन बनाना चाहता है, तो लोगों के पास क्वालिटी अच्छी मिलेगी। यदि केवल राजा के पास व्यापार की नीति हो तो उनकी कोई कंपटीशन ही नहीं है, वो मनमानी तरीके से सामान बनाएंगे, इससे महंगाई भी कम होती है। अब जैसे पहले ये जियो के बाजार में आने से पहले केवल एयरटेल और वोडाफोन जैसी कंपनी होती थी, जो कॉल दरें बहुत ज्यादा होती थी, नेट भी बहुत महंगा होता था। जैसे ही जियो ने इस फील्ड में आया तो आज हर व्यक्ति के हाथ में फोन हो गया, कॉल रेट सस्ती होगी, नेट भी बहुत सस्ती होगी। तो ये एक अदृश्य लोगों को फायदा होता है, जन कल्याण के रूप में फायदा होता है, जिसे अदृश्य हस्त का सिद्धांत कहते हैं। अब आगे कुछ और विचारक आए जिनको हम पढ़ सकते हैं। अमेरिका के विचारक, प्रबोधन काल में अमेरिका के विचारक, थिंकर्स, अमेरिका के विचारक। अमेरिका में वैसे सारे लोग यूरोप से ही गए थे। यूरोप के लोग वहां जाकर के कॉलोनी बनाकर रहने लगे। तो इसमें एक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन थे। ये 1754 ईस्वी में कांग्रेस, अमेरिका की कांग्रेस है, उसमें 13 कॉलोनियों को संघवाद का सुझाव दिया। यानी 1754 में इन्होंने क्या किया, अमेरिका में वैसे अमेरिका की खोज यूरोप ने की थी। हमने पुनर्जागरण में पढ़ा था कि इटली है, यहां बीच में तुर्की था, जहां उसके कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने आक्रमण कर लिया, कुस्तुनतुनिया पर। और ये एशिया है, तो एशिया से व्यापार करने के लिए स्थलीय मार्ग ये एक ही था। या तुर्कों ने आक्रमण किया तो इसको बंद कर दिया। तो अब यहाँ के लोगों ने व्यापार करने के लिए ये समुद्र था, तो समुद्री मार्ग से भारत को ढूंढने निकले। तो सबसे पहले कोलंबस निकले, वो ऊपर अमेरिका चले गए। निकले तो थे भारत की खोज में, और कोलंबस ने अमेरिका की खोज कर दी। फिर वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। तो फिर अमेरिका में वहां कोई लोग नहीं थे, वहां सारे लोग यूरोप से गए। और यूरोप से अमेरिका में जाकर 13 अलग अलग कॉलोनी बनाई। तो उसमें 13 कॉलोनी थी। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या कहा, 1754 में उनकी एक सम्मेलन हुआ। उन सम्मेलन में इन्होंने कहा कि 13 कॉलोनियों को कहा कि आप पहले एक हो जाओ,
एक होने का सुझाव, यानी संघवाद, संघ बढ़ाओ। तो वर्तमान में हम जो संघवाद पढ़ते हैं इनके बीच यहीं से प्रफुष्टित होते हैं कि भाई उन्होंने एक चित्र भी बनाया था, प्रसिद्ध कार्टून जॉइन एंड डाई, एक कार्टून था जो काफी प्रसिद्ध हुआ। जॉइन, या तो ज्वाइन कर लो, एंड डाई, या मर जाओ। यानी जब तुम लोग तेरे कोलानी है अकेले अकेले लड़ोगे, यूरोप का इनके ऊपर शासन था, ये यूरोप से मुक्त होना चाहते थे, तो तुम लोग काटे जाओगे, मारे जाओगे। और यदि ज्वाइन हो गए तो एक विषैले सांप की तरह शत्रुओं को डस लोगे। तो जो संघवाद, संघ की बात इन्होंने की। इसके बाद आए थे जेफरसन। फ्रैंकलिन के बाद महत्वपूर्ण विचारक अमेरिका के थे, वो थे जेफरसन। जेफरसन ने क्या किया, ये लोकतांत्रिक विचारधारा के समर्थक थे कि लोकतंत्र होना चाहिए, लोकतांत्रिक विचारधारा के समर्थक थे कि राजतंत्र नहीं लोकतंत्र होना चाहिए। क्योंकि ये यूरोप से गए थे, उस समय यूरोप में प्रबोधन चल रहा था, प्रखर विचारधाराएं चल रही थी, तो इन्होंने वहां जाकर कहा कि राजतंत्र होना चाहिए। और एक फिलाडेल्फिया में अमेरिकी स्वतंत्रता की उद्घोषणा की थी, वहां भी ये उपस्थित थे। और इन्होंने एक महत्वपूर्ण बात बताई कि संघ के पास कम शक्ति होनी चाहिए और राज्यों के पास शक्ति ज्यादा होनी चाहिए। राज्यों के पास ज्यादा शक्ति, ये जेफरसन ने बात बताई कि संघ के पास शक्ति कम रखो और राज्यों के पास शक्ति ज्यादा रखो। उसके बाद आए थे हैमिल्टन। हैमिल्टन ने क्या किया कि भाई इन्होंने उल्टी बात कही जेफरसन की कि संघ मजबूत होना चाहिए, संघ के पास ज्यादा शक्ति होनी चाहिए और राज्यों के पास कम। अब इन्होंने संघ के पास कौन कौन सी शक्ति बताई कि यदि भाई संघ मजबूत होगा तो क्या होगा, अमेरिका की एकता बनी रहेगी, और क्या होगा, तेज गति से आर्थिक विकास होगा, और चुनौतियों का सामना आसानी से किया जा सकता है क्योंकि सभी मिलकर करेंगे। इन्होंने कहा कि संघ मजबूत होना चाहिए, यदि राज्य मजबूत हो गए तो आपस में प्रतिस्पर्धा करेंगे, लड़ेंगे, जैसे अमेरिका की एकता को खतरा है, आर्थिक विकास भी रुक सकता है, इसलिए संघ है वो एक होने चाहिए। तो फिर हैमिल्टन और जेफरसन दोनों ने ये बातें कही। तो मेडिसन आए, चौथे मेडिसन ने मध्यम मार्ग अपनाया। मेडिसन ने कहा कि कुछ शक्तियां संघ के पास होनी चाहिए और कुछ शक्तियां राज्यों के पास होनी चाहिए। मेडिसन ने मध्यम मार्ग अपनाया, और उन्होंने डिवाइड कर दिया कि संघ है या केंद्र है, उनके पास कौन कौन सी शक्ति होनी चाहिए, संघ के पास क्या क्या होना चाहिए। उन्होंने कहा रक्षा का मामला संघ के पास होना चाहिए, विदेश से संबंधित जो भी मामले वो संघ के पास होने चाहिए, संचार से संबंधित जो भी मामले वो संघ के पास होने चाहिए, और बैंक के मामले हैं वो संघ के पास होने चाहिए, आयात निर्यात ये संघ के पास होने चाहिए, और अन्य जो मामले हैं, अन्य शक्तियां हैं वो राज्यों के पास। तो इन्होंने जेफरसन और जो हैमिल्टन है उन दोनों की बात को, जेफरसन ने तो कहा कि भाई राज्य मजबूत होने चाहिए, संघ कमजोर होने चाहिए। मेडिसन ने कहा संघ मजबूत होने चाहिए, राज्य कमजोर होने चाहिए, सॉरी इसने हैमिल्टन ने। और मेडिसन ने कहा कि भाई दोनों के बीच सामंजस्य होना चाहिए। महत्वपूर्ण बातें हैं ये जो है वो संघ के पास होनी चाहिए और अन्य है वो राज्यों के पास होनी चाहिए। अब हम आते हैं जर्मनी के विचारक। जर्मनी के कौन कौन, जर्मनी के विचारक
जर्मनी के विचारक में सबसे महत्वपूर्ण है इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट ये एक बहुत अच्छे नीति शास्त्र में इनको पढ़ा जाता है। ये महान नैतिक चिंतक थे, महान नैतिक चिंतक माने जाते हैं इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट ने क्या कहा कि मानव को ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे मानवता की भलाई हो। मानव, अब देखो, इन्होंने भी मध्यम मार्ग अपनाया कि ज्ञान की प्राप्ति होती है। हमने ज्ञान मीमांसा पढ़ा, उसमें डेकार्ते ने क्या बताया? बुद्धिवाद, कि भाई बुद्धि होती है वो जन्मजात होती है। व्यक्ति जन्म के समय जो बुद्धि आती है, ईश्वर ने जो बुद्धि प्रदान की है या प्रकृति ने जो बुद्धि प्रदान की है वही रहती है। फिर व्यक्ति नए तरीके से कुछ नहीं सीख सकता। लेकिन जॉन लॉक ने अनुभववाद का सिद्धांत दिया कि व्यक्ति जीवन में बुद्धि से कुछ नहीं होता है, जन्म के समय कोरे कागज के समान होता है, समय के साथ वो अनुभव से सीखता रहता है। लेकिन जो इमैनुअल कांट हुए, इन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया। इन्होंने कहा कि मानव है, मानव बुद्धि एवं अनुभव दोनों से सीखता है। अनुभव दोनों से सीखता है। सीखने के लिए इन्होंने कहा बुद्धि भी जरूरी है और अनुभव भी जरूरी है। दोनों के सामंजस्य से व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति होती है। यदि बुद्धि नहीं है, बाई बर्थ यदि डिफॉल्ट है, तो वो अनुभव से कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। यदि मंद बुद्धि है तो वो अनुभव से नहीं सीख सकता। यदि बुद्धि है, छोटा बच्चा है, अनुभव नहीं है, तो भी ज्यादा ज्ञान नहीं हो सकता। तो दोनों का होना अति आवश्यक है और ये नीति शास्त्र में इनको पढ़ा जाता है। हाँ, और उसके बाद इनके महत्वपूर्ण जो विचार हैं वो नीति शास्त्र में ही पढ़ने को मिलेंगे। नीति शास्त्र में इनका अलग से टॉपिक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं इटली के विचारक हुए। इटली के विचारक हुए जिनका नाम था बेकारियो सीजर। बेकारियो सीजर ये इटली के थे। इनकी पुस्तक थी ऑन द क्राइम्स एंड पनिशमेंट। ऑन द क्राइम्स एंड पनिशमेंट। इन्होंने क्या कहा? आधुनिक यूरोप एवं विश्व में जो दंड विधान है उनके लिए महत्वपूर्ण पुस्तक है दंड विधान, कि व्यक्ति को दंड कैसे देना चाहिए, यदि वो क्राइम करता है तो उसको पनिश किस प्रकार करना चाहिए। तो इन्होंने दंड के बारे में बताया कि मृत्यु दंड नहीं होना चाहिए, मृत्यु दंड नहीं होना चाहिए। फिर उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई कि अपराध के अनुपात में दंड मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है छोटा अपराध किया और उसको आप मृत्यु दंड दे रहे हो। अपराध के अनुपात में दंड मिलना चाहिए। कौन कह रहा है? बेकारियो सीजर कह रहा है। ऑन द क्राइम्स एंड पनिशमेंट पुस्तक लिखी, इसमें ये कह रहे। अब इनकी महत्वपूर्ण बात क्या रही बोकारियो साहब की? वो ये थी कि वह मानता है कि दंड की कठोरता नहीं होनी चाहिए, बल्कि दंड मिलने की संभावना से अपराध कम होता है। दंड की कठोरता से नहीं, अपितु दंड मिलने की संभावना से अपराध कम होता है। बोकारियो साहब क्या कह रहे हैं कि दंड की कठोरता से नहीं, अपितु दंड मिलने की संभावना से अपराध कम होता है। जैसे कि भारत में दंड व्यवस्था है, वो कई समय जैसे 5, 7, 10 साल लग जाते हैं दंड मिलने में। फिर चाहे फांसी हो तो भी वो बात महत्वपूर्ण नहीं रहती है जितनी दंड जल्दी मिलना चाहिए। दंड चाहे छोटा मिले लेकिन दंड जल्दी मिलना चाहिए। उनकी कठोरता पर निर्भर करता है, यानी त्वरित न्यायिक प्रक्रिया होनी चाहिए।
त्वरित न्यायिक प्रक्रिया होनी चाहिए, न्याय जल्दी मिलना चाहिए और न्याय शोधक होना चाहिए, प्रतिशोधक नहीं। उसके बाद एक टर्मिनोलॉजी है अंत में, प्रबुद्ध निरंकुशता। ये एक टर्मिनोलॉजी है, प्रबुद्ध निरंकुशता। इसमें क्या हुआ कि कुछ राजा ऐसे थे राजाओं ने प्रबोधन की विचारधाराओं को अपना लिया। प्रबोधन की विचारधाराओं को अपना लिया। राजाओं ने कहा, जैसे जैसे प्रबोधक विचार करने लगे कि भाई मानव कल्याण आधारित राज्य होना चाहिए, तो राजाओं ने मानव कल्याण शुरू कर दिए। प्रबोधक ने कहा कि मानव अधिकार होना चाहिए, तो राजाओं ने मनुष्य को अधिकार देने शुरू कर दिए। धार्मिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, राजाओं ने धार्मिक स्वतंत्रता देनी शुरू कर दी। फिर न्यायिक सुधार होने चाहिए, तो राजाओं ने न्यायिक सुधार शुरू कर दिए। लेकिन कि भाई राजा बने रहेंगे, उन राजाओं ने इन प्रबोधक के विचारों को स्वीकार कर लिया, इसलिए उसको कहते हैं प्रबुद्ध निरंकुशता। वे राजा जिन्होंने प्रबोधन की विचारधाराओं को अपना लिया, वह प्रबुद्ध निरंकुश शासक कहलाने लगे। इनमें मुख्य रूप से राजा ये थे, एक रूस के थे कैथरीन, उसके बाद ऑस्ट्रिया के राजा थे जोसेफ द्वितीय, पर्सा के थे फ्रेडरिक विलियम, फ्रांस के नेपोलियन। इन्होंने प्रबोधन की विचारधाराओं को अपना लिया, इसलिए ये प्रबुद्ध निरंकुश कहलाए। लेकिन ये छद्मता थी उसमें, प्रबोधन में ये चाहते नहीं, केवल इन्होंने लोगों को बहलाने के लिए उन चीजों को कहा कि ये हम लागू कर देंगे, लेकिन इन्होंने वास्तविकता में इनको लागू नहीं किया। अब अंतिम बात है कि प्रबोधन का प्रभाव क्या पड़ा। प्रबोधन का प्रभाव, विश्व पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। प्रबोधन का प्रभाव में नंबर 1, आधुनिक विश्व का निर्माण हुआ। आधुनिक विश्व का निर्माण जिस रूप में है, ये इसके पीछे प्रबोधन, लोकतांत्रिक विचार, वही जो बातें पढ़ रहे हैं, इन्होंने मनुष्य के प्राकृतिक अधिकार, मानव के प्राकृतिक अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, पूंजीवाद का आरंभ, उसके बाद विभिन्न क्रांतियां हुई, जैसे फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति। इन सब के पीछे प्रबोधन का हाथ। अब एक लास्ट बात आती है कि भाई यूरोप से बाहर प्रबोधन कैसे गया। यूरोप से बाहर प्रबोधन, यूरोप से बाहर जो प्रबोधन गया वो कैसे गया। तो सबसे पहले हम 2 रूप में पढ़ेंगे। तो अमेरिका में कैसे गया कि बौद्धिक चेतना के विकास के माध्यम से वहां बौद्धिक चेतना का विकास हुआ। तो वहां क्या हुआ कि वहां के जितने भी बौद्धिक चेतना का विकास हुआ, तो पुस्तकालय खोले गए, वहां
यूरोप में जो प्रबुद्धक विचारक हुए उनके विचारकों की पुस्तकें वहां रखी गई, जिनको पढ़ा गया। फिर फ्रैंकलिन है और जॉन लॉब्स के प्राकृतिक अधिकारों का भी अमेरिका पे काफी प्रभाव पड़ा। और अमेरिका के जो जितने भी सारे लोग थे वो यूरोप से गए थे, इसलिए वहां होगी। अब हम पढ़ सकते हैं कि एशिया में प्रबोधन कैसे आया। तो एशिया में मुख्य रूप से हम पढ़ सकते हैं जापान, चीन और भारत। तो यहां मुख्य रूप से प्रबोधन को कौन लेके आए? एक तो ईसाई मिशनरी है। ईसाई मिशनरीज द्वारा प्रबोधन के विचार यहां लाए गए। फिर साम्राज्यवादी देशों का प्रभाव, जैसे इंग्लैंड के लोग यहाँ व्यापार करना है, फिर उन्होंने ये लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को शुरू किया। और फिर विदेशों से शिक्षित होकर जो भारतीय युवा आए, विदेशों से शिक्षित भारतीय युवा जैसे स्वामी विवेकानंद है, दयानंद सरस्वती है, महात्मा गांधी, इन्होंने भी विदेशों से ये चीजें सीख के आए थे। एमजी रानाडे। तो इस प्रकार भारत या एशिया में और भारत में प्रबोधन का विकास हुआ, प्रबोधन आया। तो इस प्रकार हमने इन दो लेसन के अंदर प्रबोधन को पूर्ण रूप से पढ़ लिया। क्या कारण थे, क्या पृष्ठभूमि थी, क्या विशेषताएं थी, कौन कौन सी विचारधाराएं थी, कौन कौन से विचारक रहे। धन्यवाद।